गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी के स्पर्मेटोजेनेसिस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। First type, asexual reproduction. Asexual reproduction produces offsprings that are genetically identical to the parent because the offsprings are clones of the original parent. Asexual reproduction के द्वारा जो offsprings होते हैं वो जेनेटिकली अपने पेरेंट्स के समान होते हैं, क्योंकि जो वो ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं उनमें किसी भी तरह का जेनेटिकली चेंज नहीं होता है। और ये जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये कई तरह से होता है, जैसे फिजन के द्वारा, बर्डिंग के द्वारा, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा या फिर पार्थेनोजेनेसिस के द्वारा। Asexual reproduction is a type of reproduction that doesn't involve the fusion of gametes or change in the number of chromosomes. ये जो asexual reproduction होता है इसमें फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नहीं होता है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि इनमें गैमेट्स नहीं बनते हैं और गैमेट्स नहीं बनने के कारण इनमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो उनके नंबर सेम रहते हैं। और ये जो ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान ये एक सिंगल सेल से बन सकते हैं या मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म से भी बन सकते हैं, जिनमें की जो जीन्स होते हैं वो पेरेंट से ही इनहेरिट होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक नेचुरल वे है रिप्रोडक्शन का, जिसमें कि जो कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होता है। और ये एक इस तरह का प्रोसेस है जिसमें कि दो इंडिविजुअल्स मिलकर ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें एक मेल और फीमेल गैमेट बनता है और फिर ये दोनों मेल और फीमेल गैमेट्स फ्यूज होकर के एक नई सेल बनाते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक इस प्रकार का रिप्रोडक्शन टाइप है जिसमें कि कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल होती है और इसमें दो गैमेट्स बनते हैं, जिसे स्पर्म या और दूसरा एग सेल कहलाता है, जिनमें की सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। इस कंडीशन को हम हैप्लॉइड कहते हैं और ये दोनों गैमेट्स मिलकर के एक नया ऑर्गेनिज्म बनाते हैं जिसमें कि टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं और उस कंडीशन को हम डिप्लॉइड कहते हैं। अभी हमने देखा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गैमेट्स बनते हैं। तो जो मेल गैमेट होता है उसे हम स्पर्म कहते हैं और जो मेल गैमेट होता है ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो टेस्टिस ऑर्गन होता है उनमें ये स्पर्म बनता है। तो जो मेल गैमेट्स होते हैं वो कैसे बनते हैं वो हम लास्ट लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस में, और लेकिन आज हम अब इस लेक्चर में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। The male reproductive system includes the penis, scrotum, testes, epididymis, vas deferens, prostate, and seminal vesicle. The penis and the urethra are part of the urinary and reproductive system. इसमें जो पेनिस और जो यूरेथ्रा होते हैं वो दोनों ही सिस्टम का पार्ट होते हैं, यूरिनरी सिस्टम का भी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। The scrotum, testes, epididymis and vasa deferens, seminal vesicles and prostate comprise the rest of the reproductive system. ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है जिसमें हमें डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सिस्टम दिखाई दे रहे हैं और अलग अलग पार्ट्स को हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। फर्स्ट इज कॉपुलेटरी ऑर्गन। एम्फीबिया और एविस के जो एनिमल्स होते हैं उनमें ये कॉपुलेटरी ऑर्गन एब्सेंट होता है। रेप्टाइल्स और जो मैमल्स होते हैं उन एनिमल्स में कॉपुलेटरी ऑर्गन प्रेजेंट होता है जिसे पेनिस कहते हैं। ये जो पेनिस होता है ये एक लंबी सिलेंड्रिकल और इरेक्टिकल और वेस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। इसका एंटीरियर पार्ट फूला हुआ होता है और सेंसिटिव होता है जिसे ग्लांस पेनिस कहते हैं। ये स्किन के द्वारा ढका होता है जिसे प्रीपियस कहते हैं।
ये पेनिस कॉपुलेशन में हेल्प करता है। The penis includes 3 cylindrical spaces, blood-filled sinuses of erectile tissue. The 2 larger ones, the corpora cavernosa, lie side by side. The third sinus, the corpus spongiosum, surrounds most of the urethra. When these spaces fill with blood, the penis becomes large and rigid. Testes. These are 2 oval-shaped organs in the male reproductive system. They are contained in a sac of skin called the scrotum. The scrotum hangs outside the body in the front of the pelvic region near the upper thigh. The testes have 2 primary functions. ये upper thigh में जो pelvic region होता है वहां पर ये बाहर की तरफ स्क्रोटम में टेस्टिस प्रेजेंट होती हैं जो कि ओवल शेप होती हैं और इनके मेन फंक्शन 2 प्राइमरी मेन फंक्शन होते हैं। फर्स्ट प्रोड्यूसिंग स्पर्म एंड सेकेंड प्रोड्यूसिंग टेस्टोस्टेरोन जो कि प्राइमरी मेल सेक्स हार्मोन होता है। Each is covered by a fibrous capsule called the tunica albuginea and is divided by partitions of fibrous tissues from the tunica albuginea into 200 to 400 wedge-shaped sections or lobes. हर एक लोब के अंदर 3 से 10 कॉइल ट्यूब्यूल्स होती हैं जिन्हें सामेनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं जो कि स्पर्म को प्रोड्यूस करते हैं। The partition between the lobes and the seminiferous tubules both converge in one area near the anal site of each testis to form what is called the mediastinum testis. Sperms में germ cells present होते हैं और जो germ cells होती हैं उनके द्वारा sperms produce होते हैं और ये जो स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं ये स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस जब प्रोसेस हो रहा होता है तो इसमें जर्म सेल्स की अलग अलग स्टेजेस पाई जाती हैं, डिफरेंट सेल्स प्रेजेंट होती हैं और ये जो डिफरेंट सेल्स होती हैं इनको सर्टोलाई जो सेल्स होती हैं वो इनको सपोर्ट करती हैं और कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जो कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं, उनको इंटरस्टिशियल सेल्स कहते हैं। इनमें जो ये ग्लैडिंग सेल्स होती हैं ये इरेगुलर शेप की होती हैं और कॉमनली इनमें मोर देन 1 न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये इनमें फैट ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होती हैं और पिगमेंट ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और इनका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। द लेडिंग सेल्स वेरी ग्रेटली इन नंबर एंड अपीयरेंस अमंग द वेरियस एनिमल स्पीसीज। अलग अलग एनिमल स्पीसीज के अकॉर्डिंग इनके नंबर और अपीयरेंस में चेंज आता है और ये जो सेल्स होती हैं ये ब्लड और लिम्फेटिक वेसल्स के द्वारा सराउंडेड होती हैं और साथ में इनमें नर्व फाइबर, इनके सराउंडिंग में नर्व फाइबर्स भी प्रेजेंट होते हैं। टेस्टिस के चारों तरफ थिक स्किन पाई जाती है जिसे स्क्रोटम कहते हैं। ये एक क्लाइमेट कंट्रोल की तरह फंक्शन करती है और ये टेस्टिस के लिए आवश्यक भी होती है क्योंकि उनको बॉडी टेम्परेचर से स्लाइटली कूलर टेम्परेचर चाहिए होता है जो कि ये स्क्रोटम उसको कंट्रोल करता है और ये टेम्परेचर स्पर्म डेवलपमेंट के लिए जरूरी होता है। The cremaster muscles in the wall of the scrotum relax to allow the testes to hang further from the body to cool or contract to pull the testes closer to the body for warmth और protection. ये एक तरह से testes को protect करता है और एक suitable environment देता है sperm development के लिए. Next is epididymis. एम्फीबिया क्लास के जो एनिमल्स होते हैं उनमें एपिडिडाइमस अलग से नहीं होती है और जो रेप्टिलिया, एविस और मैमल्स होते हैं उनमें एपिडिडाइमस अलग से पाई जाती है। रेप्टिलिया और जो एविस क्लास के एनिमल्स होते हैं उनमें वासा डिफरेंसिया का एंटीरियर पार्ट ही एपिडिडाइमस में मॉडिफाई हो जाता है
और जो ये एपिडिडाइमस होता है मैमल्स में, ये 3 भागों में एपिडिडाइमस वेल डेवलप्ड होती है और ये 3 भागों में डिवाइडेड होती है, कॉर्पस एपिडिडाइमस, कैपेट एपिडिडाइमस एंड कॉर्डा एपिडिडाइमस। ये जो एपिडिडाइमस होते हैं, ये इसमें एक सिंगल कॉइल्ड माइक्रोस्कोपिक ट्यूब होती है और इसका जो फंक्शन होता है, ये टेस्टिस से स्पर्म को कलेक्ट करती है और जो कि स्पर्म को एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है और जिसमें स्पर्म मैच्योर होता है एंड एक्वायर द एबिलिटी टू मूव थ्रू द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फर्टिलाइज एन ओवम. One epididymis lies against each testis. Next part is vasa deferens. The vasa deferens is a firm tube that transports sperm from the epididymis. One such duct travels from each epididymis to the back of the prostate and joins with one of the 2 seminal vesicles. In the scrotum, other structures such as muscle fibers, blood vessels, and nerves also travel along with each vasa deferens and together form an intertwined structure, the spermatic cord. Next is urethra, जो कि मेल मेंबर में डुअल फंक्शन करता है. इस यूरेथ्रा का यूरिनरी सिस्टम में भी फंक्शन होता है और दूसरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी इसका फंक्शन होता है. यूरिनरी सिस्टम में ये ब्लैडर से यूरिन को पास करता है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये सीमन को पास करता है. नेक्स्ट पार्ट इज सेमिनल वेसिकल, जो कि प्रोस्टेट के ऊपर पाया जाता है और ये वासा डिफरेंस के साथ ज्वाइन होता है और एक इजैकुलेटरी डक्ट बनाता है which travel through the prostate. The prostate and the seminal vesicle produce fluid that nourishes the sperm. इनके द्वारा जो फ्लूइड बनाया जाता है वो स्पर्म को नरिशेस करते हैं and this fluid provides most of the volume of semen, the fluid in which the sperm is expelled during ejaculation. जो मैमल्स एनिमल्स होते हैं उनमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एसेसरी ग्लैंड्स भी पाई जाती हैं, जो कि है प्रोस्टेट ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड, पेरिनियल ग्लैंड एंड रेक्टल ग्लैंड. जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, एक ये विशेष प्रकार की ग्लैंड होती है जिसमें क्षारीय गंधयुक्त पदार्थ का स्रावण होता सीक्रेशन होता है जो कि स्पर्म को एक्टिव बनाता है और ये ग्लैंड 3 से 4 लोब्स की बनी होती है और प्रत्येक लोब में एक डक्ट जो होती है वो यूरिनरी सिस्टम में खुलती है. और जो काउपर्स ग्लैंड्स होती हैं ये गाढ़े चिपचिपे और ट्रांसपेरेंट क्षारीय द्रव का सीक्रेशन करती हैं, जो कि जो यूरिनरी सिस्टम होता है उसकी एसिडिटी को ये जो एसिडिक मीडियम होता है उसको ये नष्ट करता है. और इस तरह से पेरिनियल और रेक्टल ग्लैंड्स भी इनमें पाई जाती हैं. तो स्टूडेंट्स, आज हमने मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन जानी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन को समझा और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके लिए मेल और फीमेल गैमेट्स की आवश्यकता होती है और जो ये मेल और फीमेल गैमेट्स होते हैं ये मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रोड्यूस होते हैं. तो आज हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा. नेक्स्ट लेक्चर में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे. ओके, थैंक्स क्लास.